हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर देवघर में। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखे थे और आज फिर यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न बन पा रहे हैं। तो इसको आज फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज देखेंगे जल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जल को देखेंगे आज। तो कहते हैं प्लेट में पानी का वाष्पन। आज पढ़ेंगे प्लेट में पानी का वाष्पन। कहता है प्रत्येक आधे घंटे में 2 प्लेटों का अवलोकन कीजिए और किस प्लेट में जल को विलुप्त होने की मात्रा अधिक है। कल के वीडियो में थोड़ा पढ़े थे इसके बारे में कि 2 प्लेट में लेना है जल और उसको एक धूप में रखना है और एक छाया में रखना है। तो दोनों प्लेट में से किस में पानी की मात्रा ज़्यादा खपत किस में हो रहा है, तो वो अवलोकन करना था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है धूप में रखी प्लेट का पानी जल्द घटने लगता है। इसका क्या कारण है? तो इसका ये कारण है सौर ऊर्जा कारण है, क्योंकि जब धूप उस पर पड़ेगा पानी पे तो पानी गर्म होने लगता है। जब गर्म होगा पानी तो वो वाष्प बनने लगता है। वाष्प बनने के कारण वो धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगता है। यही कारण है कि वो प्लेट में पानी निरंतर घटते रहता है। तो आगे देखेंगे, दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती। इसके फलस्वरूप इन सभी जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। कह रहा है कि नदियाँ, झील, तालाब में इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो निरंतर वाष्पित होते रहते हैं, क्योंकि वो सोखते रहते हैं, हमेशा वाष्प में उड़ते रहते हैं जल। इसी के कारण वर्षा भी होता है। जल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि जल का क्षति होता नहीं है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे वर्षा हुआ, जल नीचे आया धरती पे, तो फिर धरती से ही ऊपर फिर जाएगा बादल के रूप में, फिर वर्षा होगा। फिर आगे देखते हैं, इस जल को घुले लवण शेष रह जाते हैं। जो इसमें लवण घुला हुआ है शेष रह जाता है लवण, क्योंकि लवण वाष्पित नहीं होता है। जल ही सिर्फ वाष्प होकर ऊपर उड़ जाते हैं। जल को वाष्पन की यह क्रिया धीमी होती है। जल वाष्पन की क्रिया यह धीमी होती है। क्रियाकलाप हमने देखा कि छाया में रखे प्लेट में पानी भी वाष्पित होता है, परंतु इसमें अधिक समय लगता है। कहता है जो छाया में प्लेट रखा हुआ है उसमें वो भी पानी वाष्पित हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट धूप नहीं पड़ने के कारण, इसमें ऊष्मा कम पड़ने के कारण वो ज़्यादा वाष्पित गर्म पानी नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। वही दूसरी ओर सूर्य की प्रकाश से होने वाली वाष्प तेज़ी से होता है और यह कम समय लगता है। कारण जिस पे प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है उसमें वो पानी जल्दी ही गर्म होने के कारण वो जल्दी वाष्पित होते रहते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है अब बताइए जल से भरी बाल्टी में हम जल की क्षति बहुत कम देख पाते हैं, क्यों? कह रहा है बाल्टी अगर भरा हुआ है तो उसमें जल की क्षति होती है, लेकिन बहुत कम देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जल में रखे जल को वाष्प हेतु ऊष्मा कहाँ से मिलती है? कहता है छाया में रखे जल को वाष्पन हेतु ऊष्मा कहाँ से मिलता है? कह रहा है जो छाया में जल रखा हुआ है, छाया में उसको ऊष्मा कहाँ से मिल रहा है? वो भी तो वाष्पित हो रहे हैं, लेकिन उसमें ऊष्मा मिल कहाँ से रहा है? तो आगे देखते हैं, दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म हो जाता है। कह रहा है कि दिन के समय सूर्य तो हवा पे भी पड़ रहा है, तो उससे हवा भी क्या हो रहा है? गर्म हो जाता है। इसके कारण ही वो हवा के कारण ही वो धीरे धीरे वाष्प बनने लगते हैं, छाया वाला भी पानी। तो आगे देखेंगे, जो छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करता है। कहता वायु गर्म होने के कारण छाया में रखे जल में वो ऊष्मा प्रदान करता है और वह उड़ने लगता है, फिर वही
जल वाष्प बनने लगता है। फिर आगे देखेंगे, आप गर्मी के दिनों में घने पेड़ों की छाया में बैठे होंगे, वहाँ शीतलन मिलती है। कह रहा है अगर गर्मी का दिन है तो आदमी छाया में जाके बैठना चाहते हैं सब वहाँ पे, तो ऐसा शीतलन भी महसूस होता है, वहाँ ठंडक महसूस होता है वृक्ष के नीचे बैठने से। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो क्या पेड़ पौधे पानी छोड़ते हैं जिसमें वहाँ गर्मी कम लगती है? कहता क्या पेड़ पौधे पानी छोड़ते हैं जिससे हम लोग को शीतलन लगता है, पेड़ के नीचे बैठने में थोड़ा आराम लगता है गर्मी के दिनों में? ऐसा होता है क्या? क्या पेड़ पौधे कभी कभी जल की क्षति होती है? कह रहा है क्या पेड़ पौधे भी जल का क्षति करता है? कि हम लोग तो जल को यूज करते हैं, क्या पेड़ पौधे भी यूज करते हैं जल का? तो आगे देखेंगे क्या करते हैं, आगे देखते हैं। पौधे द्वारा जल की क्षति, पौधे भी जल का क्षति करते हैं, लेकिन अब देखेंगे कैसे क्षति करते हैं। हमारी तरह पौधे भी अपना भोजन बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। हम लोग जिस तरह भोजन बनाने के लिए जैसे पीने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार पौधे भी अपना भोजन बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। जल की कुछ मात्रा विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। कह रहा है जैसे जड़, तना, पत्ती में कुछ जल का मात्रा है तो कुछ मात्रा जड़ में भी रखते हैं, कुछ तना में भी रखते हैं, कुछ पत्ती में भी रखते हैं। तो ये जल स्टोर करके रखते हैं वृक्ष। आगे देखते हैं, तथा शेष जल वाष्प उत्सर्जन करते हैं। कहता शेष जल जो है अगर बहुत सारा रखे हैं तो धीरे धीरे वाष्प में उत्सर्जन कर देते हैं, वाष्प उत्सर्जन करते रहते हैं। अब वाष्प उत्सर्जन जो होता है पत्ती के थ्रू होता है, रंध्र के थ्रू। देखेंगे फिर आगे, इसके द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। पेड़ पौधे भी वाष्प उत्सर्जन के द्वारा जल को छोड़ते रहते हैं। वायु में जल वाष्प तथा संघनन के पराक्रमों के द्वारा प्रवेश करता है। क्या जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह पुनः वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। कह रहा जो हम लोग पृथ्वी पे जो जल है ये सदा के लिए लुप्त हो जाता है? तो कह रहा नहीं, सदा के लिए लुप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जो जल वाष्प बन के ऊपर जा रहा है वही बादल बन के फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पे आ रहा है। कह रहा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है, जल का क्षति नहीं होता है। आगे देखेंगे क्रियाकलाप 5। आइए बादलों से खेलें। कह रहा है अगर एक जार में गर्म जल लीजिए। कहता एक जार लेना है, उसमें गर्म जल लेना है। फिर आगे देखेंगे जार का ढक्कन उलटकर उसके मुंह पर रख दीजिए। कहता है जार का ढक्कन उलट देना है और उसका मुंह पर रख देना है। फिर कह रहा है जार के ढक्कन के ऊपर बर्फ के कुछ टुकड़े रखिए। कह रहा है जार के ढक्कन जो है ढक्कन पे कुछ टुकड़े रख देना है, बर्फ का टुकड़ा। आगे फिर देखेंगे थोड़ी देर रुक कर जार को देखिए, आपने क्या देखा? कहता थोड़ी देर रुकना है और फिर जार को देखना है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है जार पे। क्या इस क्रियाकलाप में बादल जैसी कुछ प्रतीत हो रहा है? कह रहा है अगर बर्फ़ के टुकड़े रखने हैं और कुछ समय के बाद कुछ बादल जैसी भाप जैसा उड़ रहा है। कह रहा है ढक्कन खोलने पर बादल जैसा बाहर निकलता है। कह रहा है ढक्कन खोल देने से बादल जैसा कुछ बाहर निकलने लगता है। इसका क्या कारण दिखाई देता है? इसे वाष्पन या संघनन के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? यहाँ से इम्पोर्टेंट बन रहा है, जो बादल जैसा जो उड़ रहा है किसके कारण होता है? वाष्पन और संघनन। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। वो जार से जो बादल बनकर या भाप बनकर उड़ रहा है ये वाष्पन या संघनन के कारण ही संभव हो रहे हैं। आगे फिगर दिखाते हैं आप लोगों को कैसे हो रहा है। यहाँ पे आप लोग फिगर को देख पा रहे होंगे, एक जार है यहाँ पे लिया हुआ है और ये वाष्प बनकर उड़ रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे बादल के प्रारूप है और यहाँ पे रखा हुआ है बर्फ़ का टुकड़ा, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये वाष्पन और संघनन के कारण ही संभव हो पा रहे हैं।
फिर आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 6 को देखेंगे हम लोग। एक गिलास को पानी से आधा भरिए। कहता है एक गिलास लेना है, यहाँ पे देख रहे हैं गिलास लिया हुआ है और आधा भरना है, पानी को आधा भरना है। उसकी बाहरी दीवारों को कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लीजिए। कहता बाहरी जो गिलास है उसको बाहर को कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लेना है। कहता उसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालिए। बर्फ़ के कुछ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी घर में देखे होंगे, आप लोग देखते रहिए थोड़ा कितना इम्पोर्टेंट बन रहा है यहाँ से प्रश्न। कहता एक गिलास लेना है, उसमें बर्फ़ का आधा प्लेट पानी डालना है, उसके बाद बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालना है उसमें। फिर आगे देखते हैं। कहता गिलास के बाहरी पृष्ठ पर जल की बूंदें कुछ समय के बाद देखने के लिए गिलास के बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकट हो जाती है। कहता ये बाहर का सतह है, इसके बाहर छोटी छोटी बूंदें जो है प्रकट होने लगता है। गिलास के अंदर नहीं, गिलास के बाहर ही छोटी छोटी बूंदें प्रकट होने लगता है। ऐसा क्यों? बर्फ युक्त गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देता है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। जल को पृथ्वी पर पृष्ठ पर पुनः वापस लाने के लिए संघनन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्य जो गिलास पे बाहर की ओर निकल जा रहा है पानी, वह वायु के संपर्क में वायु को ठंडा कर देता है और एक जगह जमा होने लगता है धीरे धीरे। यह किसके कारण होता है? तो संघनन के कारण ही होता है। कह रहा है कि जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने की प्रक्रिया एक संघनन जो है पराक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल को पृथ्वी पर लाने की कौन सी प्रक्रिया? तो एक याद रखेंगे, संघनन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग। वर्षा क्या है? देखते हैं। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है। कहता है वायु जितना ऊपर उठते जाता है वह ठंडी होती जाती है। कुछ दूर ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थिति जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, कह रहा इतने ऊपर चले जाते हैं कि कुछ समय के बाद इतनी ठंडी हो जाती है, इसकी उपस्थिति जलवाष्प में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल नलिका कहते हैं, छोटी छोटी जल की बूंदें बनने लगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जल नलिका कहा जाता है, में परिवर्तित हो जाती है, जल नलिका में परिवर्तित हो जाती है। आगे देखेंगे। जल कणिका जो वायु में तैरती है हमें बादल के रूप में दिखाई देते हैं। जो कहता है जल कणिका यह जल कणिका वायु में तैरती है, हमें बादल के रूप में दिखाई देते हैं। कहता है जो वाष्प बन के ऊपर उड़ गया है पानी, वह धीरे धीरे जल कणिका के रूप में बादल बन जाता है और वही हम लोग जल बादल के रूप में दिखाई देते हैं। अब देखना है बर्फ़ के बारे में। बर्फ़ युक्त जल से भरे गिलास को अगर कुछ देर तक कमरे के ताप पर छोड़ देंगे तो गिलास के आसपास पानी नज़र आएंगे। ऐसी छोटी छोटी जल कणिकाएँ मिलकर एक बड़े आमाप की जल बूंदें बनाती है। कहता है छोटी छोटी जो जल कणिका एक बड़ा बूंद बन जाता है। इस प्रकार वायु के कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि नीचे की ओर गिरने लगता है। कह रहा है जैसे कि हम मानेंगे कि बादल धीरे धीरे जो छोटा छोटा जल कणिका है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाते हैं, जिसके कारण वो वर्षा होने लगता है। बड़ा होने के बाद वर्षा होने लगता है। इस कहता है जिसके कारण नीचे की ओर गिरने लगती है। इन गिरती हुई बूंदों को ही वर्षा कहते हैं। यहाँ वो जो जल कणिका बड़ा हो जाता है, जो गिरने लगता है पृथ्वी पे, उसे ही क्या कहा जाता है?
वर्षा कहा जाता है। आपने कभी कभी ओले गिरते हुए देखे होंगे। ओले विशेष परिस्थिति में यह ओले संघनित वर्षा कहलाते हैं। जो ओला गिरता है वह कौन सा वर्षा कहलाता है? संघनित वर्षा कहलाते हैं। इस प्रकार के वाष्पन तथा वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल वायु से चला जाता है और बादल के रूप में वर्षा, ओले, हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। कहता है किस किस विधि द्वारा वाष्प बन के उड़ जाता है जल? तो वाष्पन के विधि द्वारा एक उड़ता है, और पेड़ पौधे में वाष्प उत्सर्जन के द्वारा वह जल ऊपर उड़ने लगते हैं और फिर पुनः पृथ्वी पर वर्षा के रूप में, ओले के रूप में, हिम के रूप में, या फिर पुनः धरती पर आते हैं पानी। फिर आगे देखेंगे। बादल बनने की यह प्रक्रिया सबसे अधिक समुद्र महासागर से होती है। सबसे अधिक बादल कहाँ से बनता है? तो समुद्र और महासागरों से बनता है, क्योंकि वहीं से पानी सबसे अधिक वाष्प उत्सर्जन होते हैं। आगे देखेंगे। महासागरों की ओर चलें। कहाँ चलना है? तो महासागरों की ओर चलें। आगे देखते हैं। फिर तथा प्रायः समस्त भूमि पृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचा है। तथा प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों की तल से ऊंचाई है। जितना भी पानी भूमि पर गिरता है अतः महासागरों में वापस चला जाता है। कह रहा जितना पानी भूमि पे महासागर से गिरता है फिर पुनः महासागर में ही चला जाता है। यह अलग अलग ढंग से जाता है। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन पानी तो लेते हैं, लेकिन वाष्प उत्सर्जन द्वारा क्या करते हैं, वे छोड़ देते हैं पानी को। तो वो एक विधि है। पानी फिर कुएं से हम लोग जो यूज करते हैं, कुएं से या तालाब से पानी, फिर जो प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है उससे भी पानी गर्म होकर फिर वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। तो सब अलग अलग विधि द्वारा पानी ऊपर उठते रहते हैं, फिर पानी वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते रहते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग जल चक्र। जल चक्र के बारे में देखेंगे। जल चक्र संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और वर्षा जल और बर्फ पिघलना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे वाष्प उत्सर्जन जो होते हैं कहाँ पे होते हैं? तो यहाँ पे देख रहे हैं पेड़ से वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया होता है। यहाँ समुद्र से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा जल उठते रहते हैं। और यहाँ से देख रहे होंगे बादल से क्या होते हैं? वर्षा होते रहते हैं। ये याद देख पा रहे होंगे आप लोग। आगे देखते हैं। जल चक्र 2.7 में दिया हुआ चित्र में जल चक्र ऊपर देख पा रहे होंगे आप लोग। पर्वतों पर गिरा बर्फ पिघलकर जल बन जाता है। जो कहता है पर्वतों पर गिरा बर्फ पिघलकर जल बन जाता है। पर्वत पे जो बर्फ गिरा है वह फिर पिघलकर बर्फ बन जाता है, जल बन जाता है तथा यह जल पर्वतों से होते हुए नदियों झरने में गिरता है। तथा पर्वतों से होकर यह जल नदियों, झरनों आदि में गिरता है। वर्षा की कुछ पानी भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। तथा वर्षा जो होता है उसके वर्षा की जल जो है भूमि जो है कुछ जमीन पानी को सोख लेते हैं। जमीन जो है कुछ पानी को सोख लेते हैं और मिट्टी में विलुप्त हो जाता है। पानी जो है फिर मिट्टी में ही छुप जाता है। यह पानी भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। यह पानी किस जल के रूप में होता है? तो भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। कुएं चापानलों में जल कहाँ से आता है? कहता कुआं और चापाकल या चापानल में जल कहाँ से आता है? क्या भौम जल हर जगह पर एक समान है? कहता भौम जल यानी भूमि का जल जो है एक जगह समान है। यहाँ पे मान लीजिए जितना जल है और जगह उतना ही जल होगा, ये एक समान हो पाएगा हर जगह? तो देखते हैं आगे। अतः कुएं तथा चापानलों में जल कहाँ से आता है और भूम जल हर जगह एक समान है होता है?
ऐसी भूमि जहाँ वनस्पति कम है वहाँ वर्षा की जल शीघ्र बह जाती है। कारण जहाँ वनस्पति कम है, यहाँ पेड़ पौधे कम हैं, वहाँ वर्षा की जल जो है शीघ्र बह जाता है। और ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है। यह कारण भौम जल का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। कारण जहाँ वनस्पति कम होते हैं वहाँ पे वर्षा शीघ्र बह जाता है, यानी जल्दी बह जाता है, और वहाँ पे पानी रिसाव कम हो जाता है, जिसके कारण जल का स्तर बहुत नीचे चला जाता है, वहाँ पे पानी की कमी आ जाता है। आगे देखेंगे क्या है जल चक्र। क्या है जल चक्र? सूर्य की गर्मी के कारण नदियों, झीलों, महासागरों, भूमि सतह की जल राशियाँ जलवाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चली जाती है। आप लोगों को बताए थे, हम अभी तुरंत बताए कि जो महासागर का जल है, सूर्य अगर डायरेक्ट पड़ रहा है तो वह जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में वाष्प बनकर पानी उड़ रहे हैं। तो वही कहा गया है कि सूर्य की गर्मी के कारण नदियों, झीलों, महासागरों, भूमि की सतह की जल राशियों जलवाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चली जाती है। वहाँ पर जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाता है। वहाँ पे वायुमंडल में जलवाष्प ठंडी होकर क्या होता है, तो संघनित हो जाता है और बादलों के रूप में ले लेता है। यही जो जल है फिर बादल के रूप में ले लेता है और पुनः वर्षा, ओला, हिमपात और ओस के रूप में वापस धरातल पर लौटता है, धरती पर यानी लौटता है वही पानी। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया, जिसमें कुल जल की मात्रा क्षय नहीं होती है। आप लोगों को बताए थे कि एक रूप से दूसरे रूप में जल चक्र की प्रक्रिया एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। जल का क्षय नहीं होता है, बस रूप में परिवर्तित स्थान परिवर्तन होता है। जल के इस प्रकार चक्रण करने की जल चक्र कहते हैं। कहता यही जो जल चक्र एक रूप से दूसरे रूप में, इसी को जल चक्र कहा जाता है। कहता यदि भारी वर्षा हो तो अब देखते हैं, हमारे देश में ज़्यादातर भारी वर्षा मानसून जुलाई से सितंबर में होता है। याद रखेंगे, भारी वर्षा हम लोग को कब होता है, तो जुलाई से सितंबर में होता है। संसार के कुछ भागों में साल भर वर्षा होती है, जैसे मेघालय ऐसी राज्य है, इसलिए इसका नाम मेघालय मेघों का घर रखा गया है। कहता मेघालय ऐसी जगह है, भारत के ऐसा राज्य है जहाँ पे सालों भर वर्षा होती रहती है। आप लोग जानते हैं ही होंगे कि गर्मी के दिनों में वर्षा राहत प्रदान करती है। गर्मी के दिनों में वर्षा क्या करता है, तो राहत प्रदान करती है। फसलों की खेतों में इसकी अहम भूमिका है। तो वर्षा का फसल में जो है अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर वर्षा नहीं होगा तो फसल नहीं हो पाएगा। परंतु यदि भारी वर्षा हो तो यह बाढ़ का रूप ले लेता है। कहता अगर ज़्यादा वर्षा होने लगे तो बाढ़ का रूप ले लेता है। इससे जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इससे जैसे मनुष्य भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं, रोजगार टूट जाते हैं, पशु पक्षी का भी बहुत दिक्कत होने लगता है। तो ये सब अस्त व्यस्त होने लगते हैं, तंगी हो जाते हैं। आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं, यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। काफ़ी समय वर्षा ना हो तो क्या होगा। तो आज के वीडियो यहीं तक देखेंगे, और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।